जी, मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए सवा जी के पास आता हूँ, क्योंकि जिस राज्य में मैं रह रहा हूँ वहाँ की हवा थोड़ी-सी उत्तर प्रदेश से अलग है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। अ, महाराष्ट्र में अभी भी अगर मैं आम आदमी से, मैं तो रोज़ ही बात करता हूँ, मुंबई में हूँ मैं, पूना भी जाता हूँ, बीच में बाकी जगह भी जाता रहता हूँ, अहमदनगर भी चला जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। तो एक एमवीए के लिए जो सिम्पैथी फैक्टर है, बहुत मज़बूत है आज की डेट में। वो इतना उसको उसका शरण नहीं हुआ है। तो ये वो एक स्टेट है जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स देता है, खासतौर से भारत में उत्तर प्रदेश के बाद। 80 के बाद 48 सीटें यहीं पर आती हैं और यहाँ एनडीए के पास 41 सीटें थी। तो कोई भी डाउनफॉल होता है तो उनके लिए नुकसान की बात होती है और खासतौर से 4 स्टेट वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यही तो चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाकी स्टेट्स में तो हो सकता है वो 90-100 के आसपास समेट कर ले जाएंगे, लेकिन असली शरण होगा तो यहाँ पर होगा। यहाँ की सोच भी अलग है थोड़ी। लोग सोचते हैं कि हाँ, बदलाव होना चाहिए क्योंकि ये सरकार जो है वो ठीक नहीं है और ये इंप्रेशन है लोगों के अंदर यहाँ पर। हालांकि शीतल जी और शमी जी की बात भी सही है कि बहुत ज्यादा उनको वो शरण दिखाई नहीं देता है, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे वो शरण थोड़ा दिखाई देता है। और कस्बा की सीट का जो हुआ था इलेक्शन, वहां इस बात का वो ठीक ठाक उसका जो हम देख पाए थे कि हाँ बदलाव है यहाँ पर। आप पूरे इंडिया के एंगल से देखा जाए तो पूरे उसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वास्तव में कुछ चिंता की रेखाएं हैं मोदी और शाह के लिए 2024 के लिए? दिनेश जी, जो आप मूड और माहौल की बात कर रहे हैं वो ओवरऑल तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जब आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो हमने इस पर कॉलम भी लिखा है कि कम से कम 30 सीट आज के हालात में कम हो रही हैं। बिहार से तो होंगी ही, बंगाल के लोग भी कह रहे हैं चाहे जो भी हो जाए कि बंगाल से भी होंगी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की गणित अभी पूरी तरह समझ नहीं आई है, लेकिन क्योंकि मुझे लिखना है इसके बारे में तो अच्छी बात है कि आपने महाराष्ट्र की बात छेड़ ली। तो संसद के जब चल रहा था तो हमें एक डिनर था एक एमपी के यहाँ, बहुत सारे ऑपोजिशन के लोग आए थे। वही दिन था जब राहुल गांधी का सावरकर का रिमार्क हुआ था और आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे डिनर पे नहीं गए, या उनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव खड़गे के डिनर, सब आप लोग सबको याद होगा। बहुत लोग और वो पूरे ऑपोजिशन का एक किसी ने इफ्तार किया था और सारे ऑपोजिशन के रीजनल पार्टीज आए थे और करीब 100 से ऊपर एमपीज, और सब नाराज थे कि थोड़ा सा भी झटका लग जाए महाराष्ट्र की अलायंस को। मैं साउथ इंडियन पार्टीज में नाम नहीं लूंगी, एमपीज वगैरह। तो आप एक बात जो मेरे जहन में बैठ गई कि 2019 का जो चुनाव हुआ था तो दो पार्टी एक तरफ, दो पार्टी दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, बीजेपी सेना एक तरफ, अनडिवाइडेड सेना, और दूसरी तरफ शरद पवार और कांग्रेस। अब 3 जगह सीटें बांटनी है। उस दिन शरद पवार के ये अडानी स्टेटमेंट के पहले ही की मैं बात बता रही हूँ, वो सावरकर का रिमार्क आ गया था और जो दूसरी पार्टी के लोग थे सब कह रहे थे इनके साथ चुनाव, इनके साथ सीट का वो डिवीजन करना पड़ेगा, और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कभी कभी रियल एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि एनालिसिस के अलावा हम लोग जब, जैसे आप निकल के आए कर्नाटक से, मुलाकातों से, बातचीत से कुछ अंदाजा हो जाता है। एक तो आपके स्टेट में कहा जाता है कि अजीत पवार के खिलाफ भी केसेस लाइव हो गए हैं और शरद पवार प्रेशर में हैं, और दूसरी बात कि उनको 3 तरफ सीटें इस बार बांटनी भी हैं। अभी से उसकी पोजीशनिंग हो रही है, मैं मानती हूँ अभी से, क्योंकि पवार साहब की एक खासियत तो है और शिवसेना की भी, कि आप सबने भाजपा क्यों छोड़ी, सब थे खुशी खुशी रहते भाजपा में, क्योंकि मोदी की भाजपा रीजनल पार्टी को खा जाती है, निगल लेती है। हाँ, इसलिए नीतीश कुमार निकल गए, शिवसेना और निकल गई। ये सब साथ साथ जीत के आए हैं 2019 में अलायंस में। कोई भी ऐसा बड़ा अलायंस पार्टनर बचा नहीं है। अगर कोई बड़ी चीज, देखिए एनसीपी के लोग अभी भी जेल में हैं शायद, एक शख्स मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, सबके सबके खिलाफ जेल के केसेस है। लेकिन अगर सच में बड़े केस आ रहे हैं, हमें पता नहीं कि शरद पवार की सोच क्या है, लेकिन क्या इतने एक्सपीरियंस शख्स
वो चाहेंगे कि बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएं जब उनकी वो 82 इयर्स की उम्र में। तो हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि पूरा झटका होगा, लेकिन कुछ डिवीजन हो सकता है। संजय राउत को आप देखिए, वो जेल से निकल के रोज आक्रामक बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन आपके स्टेट में महाराष्ट्र बहुत अहम है, स्टेट है इसमें। अगर महाराष्ट्र का गणित नहीं बैठता है तो बीजेपी की 30-40 सीट कम हो रही, क्योंकि हर जगह उन्होंने मैक्सिमाइज कर दिया। लेकिन क्योंकि मैं बहुत बारीकी से बार बार ये देख रही हूँ, जहां शीतल जी बैठे हैं वहां क्या 60 से ऊपर गेन हो सकता है शीतल जी? मैं पूछ रही हूँ लोगों को, क्योंकि वहां लग रहा है कि ऑपोजिशन उठ नहीं पा रहा उत्तर प्रदेश में, कि वहां क्या 70 से ऊपर, क्योंकि अब शॉर्टफॉल कहां से बनेगा, कहां से बन रहा है? हर जगह मैक्सिमम हो गया मेरे ख्याल से। बीजेपी अब कहां से, दिल्ली में 7 सीटें, हरियाणा की हर सीट, कहां से बीजेपी और लाएगी सीटें? जब बिहार में तो 39 आउट ऑफ 40 हो गए थे एनडीए में, महाराष्ट्र में 41 आउट ऑफ 48, बंगाल से 18, तो ये सब तो कम तो हो रहे हैं ना, सब नहीं, मैं सिर्फ 30 दे रही हूँ। और अगर महाराष्ट्र का गठबंधन बैठ जाता है तो उससे भी ज्यादा शॉर्टफॉल हो रहा है। और कर्नाटक के चुनाव में, कर्नाटक में शायद 26 सीट बीजेपी लाई थी, 28 में से 28 में 25 थी, 28 में 25। तो मानिए कि कुछ तो कम हो जाएंगे अगर कांग्रेस जीत जाएगी। और वो देखते हैं बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी में बिखराव हो रहा है कुछ हद तक, तो कहां से बाकी सीटें आएंगी? फिर से चलिए उत्तर प्रदेश, हम लोग सब का स्टेट, वहीं पे बीजेपी बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि लग नहीं रहा कि वहां ऑपोजिशन। 2 जगह है जहां बीजेपी मैक्सिमम, गुजरात में तो हर सीट लाएगी, यूपी में थोड़ी थोड़ी सी गुंजाइश है, और वो 18 सीट है कि वो बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि घट रहा है हर जगह। तो इस हद तक मैं जो आप कह रहे हैं वो मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन एक बार मीडिया की वजह से, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ जवान लोगों को, चाहे वो तो अब आप सोचिए, जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो 8-9 साल, जब वो बड़े हुए तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो क्रिटिक्स हो चाहे वो सपोर्टर्स हो, और बहुत मिडिल क्लास में के लोग, परिवार उनके अपर कास्ट मिडिल क्लास, जब आप यूनिवर्सिटी प्रोफाइल करेंगे तो आपके पास बीजेपी, नेचुरली बीजेपी वोटर्स भी पहुंच रहे हैं। और ये नहीं कि उनको राइट्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके जहन में एक परसेप्शन बन गया है कि बस एक ही ताकतवर नेता है मुल्क में, उनको और कोई दिखता नहीं है। और ये भी मैं नहीं कह रही कि वो वोट कर रहे हैं, क्रिटिक भी बहुत होता है यूनिवर्सिटी के, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल कंट्रोल जो हो गया है, व्हाट्सएप, फोन, ये जब से ये सेलफोन आया ना सबके हाथ में, इसी से, और वो इमेजिंग और मीडिया ने जो कंट्रीब्यूट किया है, तो नेशनल लेवल पे क्या होगा। लेकिन अरिथमेटिक के हिसाब से बीजेपी कम से कम 30 सीट आज के दौर में कम हो रही है। अच्छा, बीजेपी के अंदर क्या है आप सोचिए, वाजपेयी जी की बीजेपी से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, नीतीश कुमार भी आराम से बैठे थे, ममता जी भी बैठी थी, हमने सब स्वेरिंग इन अटेंड की थी उनके दौर की, और मोदी जी की पहली स्वेरिंग राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि वो काम था मेरा। तो लोग बात क्या कर रहे हैं कि उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी रहेगी, लेकिन नॉन गुजरात के लोग बीजेपी में भी, आप हिमाचल में जो हुआ वो तो, हिमाचल के लोग भी कुछ नाराज थे, कर्नाटक के कुछ नाराज हैं कि किसी तरह मोदी शाह से पाला छूटे। आप ये भी समझ लीजिए, विपक्ष के लोग जिनको, जो कांग्रेस को, चाहे हम कुछ भी कहें, भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करें, लेकिन विपक्ष की दूसरी पार्टी ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं राहुल गांधी को, वो उसको सीरियसली नहीं ले पाते हैं। तो चाहे बीजेपी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन इन दोनों से पाला छूटे, ये है सोच आज के पॉलिटिकल क्लास में। ये दोनों से बचाओ, ये ईडी, ये सारा धन लेकर, एजेंसी हमारे पीछे भेजकर, इसके साथ चाहे कांग्रेस बाद में देख ले। ये है जहां तक मैं समझ पाई हूँ, जो पॉलिटिकल क्लास में जो सोच है किसी ना किसी तरह, क्योंकि और ये फेडरल राइट्स, जब आप साउथ इंडियन के एमपी से बात करेंगे तो बहुत ही बड़ी चीज है उनके लिए।
जो उनके स्टेट्स को पैसा नहीं मिल रहा। बंगाल का तो मनरेगा का पैसा बंद हो गया। आप तमिलनाडु के पॉलिटिशियन से बात करिए, आप लोग, हम लोग सब सोचते हैं कि वो बहुत प्रो कांग्रेस है, इतने क्रिटिक्स आएंगे ऑफ द रिकॉर्ड। जिस तरह की गलतियां राहुल गांधी करते हैं वो सावरकर को लेकर, आश्चर्य की बात है कि द्रविड़ मूवमेंट से निकले इस तरह के लोग, क्योंकि वो टैक्टिकल पॉलिटिक्स में आज सब कह रहे हैं उसकी जरूरत है आज जी ये, और कि उनको, और दूसरे विपक्ष की पार्टी ने हमसे ये भी कहा कि भाई कर्नाटक में सब ठीक चल रहा है, कहीं वो जाके कुछ गड़बड़ ना कर। बिल्कुल आपने सही कहा। सावरकर का माहौल था, है ना, सावरकर की बात हो रही थी। सब, सिर्फ एनसीपी के लोग नाराज नहीं थे, एनसीपी सब थे, सब परेशान है इसने क्यों ये कर दिया। जब उद्धव ठाकरे इतनी मुसीबत में है और वो मैनेज कर रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये कहना कि एकदम से, क्योंकि मीडिया तो एक तरफ है, मोदी साहब जो ट्रेडिशनल मीडिया है, और तो गणित अभी बताता है उनको रिस्क है, इसलिए और भी ईडी होगा, ये सब और होगा, और धमकियां मिलेंगी लोगों को, ये सब बैकरूम सब चलेगा। और कुछ अभी एक इंटरव्यू आया है सत्यपाल मलिक, जिन्होंने पुलवामा एक्सरसाइज पर सवाल उठाए हैं, और वो मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप छोड़िए उसको, लेकिन वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि पुलवामा और बालाकोट से माहौल बदल गया था। क्या वो असली चीज थी, जो अंग्रेजी का जो शब्द होता है वर्ल्ड वॉर 2 से, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से, कि ये सब, कि कोई सबमरीन किसी और मुल्क के झंडे से चल रही है लेकिन आपकी खुद की सबमरीन है, तो कुछ एपिसोड ट्रिगर ऑफ हो जाती है। ये शायद मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजी वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से आई थी, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है। ये है कि चीन हमारे बॉर्डर के अंदर आ गई है, तो अब मुश्किल होगा वही रिपीट करना, बालाकोट जैसा ऑपरेशन, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, इंटरनल एक्सटर्नल। रामनवमी के तो दिल्ली में 22 से 52 हो गए हैं प्रोसेशन, आरटीआई के हिसाब से, इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया, रामनवमी से 22 से 52 जी। तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या क्या लिमिट आ गई है, ये देखने का सवाल है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और बिंदु भी जो आपने उठाए हैं